सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लाइव आ जाइए। सभी को शुभ प्रभात। अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा समय हमारा आपका पढ़ाई के साथ बीत रहा है। बहुत बुरी परिस्थितियों में आने के बाद भी हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अमूमन संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, बहुत लंबा सफ़र ये नहीं जाएगा, एक दिन सब चीज़ें फिर से खुलेंगी। आप सब अपने घर में कुशल मंगल होंगे, ऐसी आशा है। पढ़ते रहिए। बहुत सारे बहादुर आज भी हमसे पूछते हैं इमरान सर ऑनलाइन कब से चालू होगी, तो मेरा खुद का मन कहता है अपना ही सर उठाकर दीवार में मार दूँ मैं कि भाई जब अब हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, स्टेटस लगभग 600-700 लोग देखते हैं। मैं उसको देखने के बाद उस पर क्लिक करके ये नहीं देखते हैं कि स्टेटस इमरान सर ने किस बात का लगाया है। मेरे जीवन में लगभग 10 साल से मैं अपनी पर्सनल फोटो बहुत कम लगाया होगा स्टेटस पे। परमानेंट मैंने कोचिंग के बारे में ही विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए ही हमेशा लगाया है स्टेटस। एक चीज से बेटा बचिएगा, पर डे मैं कुछ ना कुछ आपको बताता ही हूँ। आज फिर एक बात बता दे रहा हूँ, नकारात्मक विचारधाराओं से बचिएगा। जो मित्र आपका नकारात्मक है, जो मित्र आपको ये लगता है कि ये नेगेटिव एनर्जी का है, अवसादवाद का शिकारी है, उससे बचिएगा। उससे इसलिए बचिएगा क्योंकि वो बता देगा कि अब कुछ नहीं होगा जीवन में, अब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो निराशावाद विचारधाराओं का बंदा है। उससे बच के रहिएगा। आशा की किरण सदैव रखनी चाहिए अपने पास। जीवन जीने के लिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आशा का होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव एनर्जी पर्सन से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। नेगेटिव एनर्जी पर्सन बिल्कुल साथ में ना हो, तभी आपका कुछ हो सकता है। सबको मेरा गुड मॉर्निंग। आज हिंदी विषय में पर चर्चा होगी कारक पर। कारक से 2 क्वेश्चन, चाहे लेखपाल होगा, दरोगा होगा, वीडियो होगा, समीक्षा अधिकारी होगा, यूपीपी होगा, चकबंदी अधिकारी हो, कोई भी पेपर होगा, अगर हिंदी आएगी तो 2 क्वेश्चन कारक से आने ही आने हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कारक को गंभीरता से पढ़िएगा। सभी ऑनलाइन आ जाइए, लाइव आ जाइए। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। कमेंट चैट, लाइव चैट में ही जो करते हैं उसके साथ में जो फिक्स कमेंट होता है उस पर भी जाकर बेटा कमेंट कर दिया करिए, अच्छा लगता है। कल एक लड़का है कुंडा का, विकास शुक्ला या पांडे, उसने कल कमेंट किया है, बड़ा अच्छा लगा। और ये भी लगा कहीं ना कहीं से कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। उस लड़के ने लिखा कि इमरान सर इतनी महामारी में भी यदि आप पढ़ा रहे हैं तो कलयुग में ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। अच्छा लगा सुन के कि कलयुग में ऐसे शिष्य भी हैं। धन्यवाद विकास आपका। आइए सब कोई लाइव आ जाओ भाई, धीरे धीरे। मैंने कहा कारक की परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं, और बाद में पीडीएफ में आपको उसकी परिभाषा को मैं एक बार दिखा भी दूंगा बेटा। बिल्कुल घबराइए मत। कारक आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी आशा है आपसे। कारक तो मैंने कहा सर सबसे पहले क्या आता है? वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वर्ण शब्द वाक्य। और वाक्य जब आएगा तो वाक्य में आपको ध्यान देना होगा, वाक्य में शब्द आपस में संबंध रखते हैं। यदि वह आपस में संबंध न रखें तो वह उलझ कर रह जाएंगे। शब्दों के बीच सार्थकता लाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है
उन्हें हम कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? कारक कहा जाता है। मैंने कहा वाक्य में शब्द आपस में संबंध रखते हैं, यदि वो आपस में संबंध न रखें तो वह उलझ कर रह जाएं या उनकी शब्द के अर्थ का कोई महत्व न हो, निरर्थक शब्द हो जाएं। शब्दों के बीच सार्थकता लाने के लिए जिन कारक चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा समझ में आई? इसको समझना है बेटा तो इसको पहले पीडीएफ देखो, इसको उदाहरण के आधार पर समझा देंगे। यहां देखिए लिखा गया है ना, वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं, असंबंध होने पर इनका अर्थ ही उलझ कर रह जाएगा अथवा निरर्थक हो जाएगा। इसी सार्थकता को लाने के लिए के संबंध को बताने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात शब्द आपस में संबंध रखते हुए पीछे बता ही चुका, उनमें आपस में अगर संबंध ना हो तो वो आपस में उलझ जाएंगे। उनकी सार्थकता को लाने के लिए ही कारक चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। ये अर्थ हुआ था, ये इसकी परिभाषा है। संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से उसके अर्थ इसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ, किसके साथ बेटा? इस बात को ध्यान रखिए, किसके साथ? विशेषता, न कर्ता के साथ, न कर्म के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। मैंने कहा राम ने रावण को वाणों से मारा, राम ने रावण को वाणों से मारा। अगर ये चिन्ह ना होते, ये आपस में उलझ जाते कि नहीं उलझ जाते? अगर यही जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे तो काट दीजिए। अब पढ़िए, तो आप क्या पढ़ेंगे? राम राक्षसों वाणों मारा। ऐसा नहीं लगता है तुम हुलुलुलु से आए हो और हिंदी को पहली बार बोल रहे हो? राम राक्षसों वाणों मारा। तो जो वाक्य है इसमें जब कारक चिन्ह हट जा रहे हैं बेटा, तब ये क्या हो जा रहा है? ये आपस में सार्थकता को खो दे रहे हैं, या उलझ कर रह जा रहे हैं, या सही तरीके से समझ हम नहीं पा रहे हैं, या सही तरीके से उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्हीं को अगर हम जोड़ देते हैं, ने को से, तो यह स्पष्ट हो जाता है राम ने राक्षसों को वाणों से मारा। और विशेषता किसके पास? क्रिया, किसके पास कारक चिन्ह लगा होता है? क्रिया के पास। इस बात पर विशेष ध्यान रखिए, किसके पास? क्रिया के पास। मैंने कहा यही कारक चिन्ह हैं जो वाक्य में सार्थकता लाते हैं। अगर ये वाक्य में ना हो तो वाक्य उलझ कर रह जाएगा या उच्चारण के आधार पर गलत तरीके से पढ़ा जाएगा। मेरा आशा है कि आपको कारक की परिभाषा बेटा समझ में आ गई होगी। धन्यवाद कारक की परिभाषा समझने के लिए। एक बार सबको गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बुरा दौर है, ये दौर कट जाएगा एक दिन, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये परिवार फिर से, जो अध्ययन का ये परिवार है, इस परिवार के समस्त फूल जो हैं ये फिर से खिलेंगे और फिर से पठन पाठन प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन अब दोनों प्रारंभ रहेगी आगे भी। आइए इसके प्रकार को देखिए भाई, इसके प्रकार कितने हैं और उस प्रकार के भेद क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। कितने भेद है भाई? 8 भेद। कितने भेद? 8 भेद हैं। 8 भेद आपको पढ़ना होगा। कारक में क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है बेटा। 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा, दे देगा कर्ता की विभक्ति क्या है, कर्ता की पहचान क्या है। तो आप क्या बताएं? कर्ता की पहचान ने है। कोई तकलीफ? पहली बार विभक्ति का याद होना बहुत जरूरी है। आधा क्वेश्चन आपका विभक्ति के आधार पर सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई डाउट? अब देखिए कारक देख लीजिए और उसकी विभक्ति देख लीजिए। इसको हल्का बड़ा भी कर दूं कहिए तो। कारक देख लीजिए, उसकी विभक्ति देख लीजिए। कर्ता की विभक्ति क्या है बेटा? कर्ता कारक की पहचान क्या है? कर्ता कारक को कैसे पहचानना है? ने के माध्यम से। यह आपको याद करना होगा। कर्ता ने कर्म को करण से अथवा द्वारा, मगर किसके लिए? साधन के लिए। किसके लिए? साधन के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा
साधन के लिए जब होगा तब इसका से का प्रयोग किया जाएगा। संप्रदान, यहां आधा में रहेगा बेटा। संप्रदान को के लिए, हेतु वास्ते के लिए किसका प्रयोग, किसका कारक चिन्ह है? संप्रदान का कारक चिन्ह है। अपादान से फिर प्रयोग किया जाएगा, मगर यहां प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? अलगाव के लिए। किसके लिए? अलग होने के लिए, अलगाव के लिए किया जाएगा। संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने अगर का प्रयोग किया गया कारक चिन्ह में, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, तेरा, तेरी, तो किसकी पहचान हो जाएगी? वो संबंध कारक की पहचान हो जाएगी। मैंने कहा 8 विभक्तियां होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब 2 विभक्तियां और हैं जो अगले पीडीएफ में दर्शाई गई हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, साधन व माध्यम के लिए, संप्रदान को के लिए, हेतु वास्ते, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। अगला ये भाई, अधिकरण में, भीतर, पर। इसकी पहचान क्या है? में, भीतर, पर। संबोधन हे, हो, अजी, अरे, सुनो, ए, रे, ये सब किसकी पहचान है बेटा? संबोधन की। इसका मतलब कारक कितने हुए आपके? 8 कारक हुए। सबसे पहला रूल क्या बताया? कारक चिन्ह याद करने की। अगर कारक चिन्ह याद नहीं होंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल प्रक्रिया हो जाएगी। और कारक याद, चिन्ह याद होंगे तो चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले आप कारक चिन्ह लिखकर इसको याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। पहले कारक में आया जाए कर्ता कारक। कर्ता कारक, वाक्य में कर्ता कारक को देखो, कादेश परिभाषा को। वाक्य में क्रिया को करने वाले, भाई कर्ता कौन होगा? जो कार्य कर रहा होगा। कर्ता कौन होगा? जो कार्य कर रहा होगा। अर्थात वाक्य में क्रिया करने वाले को क्या कहा जाएगा? कर्ता कारक कहा जाएगा। इसकी पहचान ने कभी साथ होती है और कभी साथ नहीं होती है। ठीक है भाई, मैंने कहा कर्ता कारक, तो इसकी पहचान क्या है? ने है। जैसे ही कोई कारक वाक्य में आएगा, पूछे कौन सा कारक है, तो सबसे पहला रूल ये है उस कारक की पहचान को ढूंढ लेना। अगर तुमको बेटा पहचान समझ में आ गई, तुमने पहचान पकड़ लिया, तो तुम्हें कोई कारक से सॉल्व करने से रोक नहीं सकता। उदाहरण, अंश ने खाना खाया, तो रूल क्या बताया? पूछा गया अंश ने खाना खाया, कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? आया ना? कौन सा कारक है? अंश ने खाना खाया। हमने सबसे पहला रूल बताया, कोई भी वाक्य आएगा तो सबसे पहले उसमें क्या ढूंढोगे? क्या ढूंढोगे? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, कारक की पहचान को ढूंढोगे। अंश ने खाना खाया, तो ने उभर कर सामने आ गया कि नहीं आ गया? और जब ने उभर कर सामने आ गया तो 4 ऑप्शन अगर दिए गए हैं, कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक, तो एक बात तो बेटा, जब कर्ता कारक अंश ने खाना खाया, मैंने कहा सबसे पहले पहचान ढूंढोगे। तो जब पहचान ढूंढा तो ने उभर कर सामने आया, तो एक बात है, करण की पहचान क्या है? करण की पहचान से है, माध्यम तो साधन के लिए। अधिकरण की पहचान क्या है? से है, मगर अलग होने के लिए। संबोधन की क्या है? हे अजी सुनो, तो किसकी है? संबोधन की है। तो बचा क्या? ने किसकी पहचान हो गई? कर्ता कारक की हो गई। और सर पहचान ढूंढ ली। अब लगा सर 1% अगर कहीं दुविधा है तो उसको और सॉल्व करा दीजिए। तो बेटा परिभाषा चले जाओ। वाक्य में क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है? वाक्य में क्रिया करने वाले या कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। तो एक बात बताइए, अंश ने खाना खाया, तो अंश ने कर्ता का कार्य किया कि नहीं किया? अंश ने खाना खाया ना, तो अंश कर्ता हुआ, कार्य करने वाला कौन है? अंश है। मैंने कहा जहां वाक्य में क्रिया करने वाले का बोध हो, तो अंश का बोध साफ साफ हो रहा है नहीं हो रहा है? जहां अंश का बोध साफ साफ हो रहा है, ने उभर कर सामने आ रहा है, तो पहचान स्पष्ट होगी नहीं होगी? आप कोई डाउट है बेटा? कहीं कोई डाउट? सबको लाइव आ जाओ धीरे धीरे। ठीक है भाई, राम कहानी लिख रहा है, फंस गया मामला। कहोगे इमरान सर इसकी पहचान ही नहीं है, तो वाक्य में लिखा है इसका चिन्ह ने कभी साथ होगा और कभी नहीं होगा। हाँ या ना? तो मैंने कहा राम कहानी लिख रहा है, तो इसको ये बताओ बेटा,
राम कहानी लिख रहा है। एक बात आइए, राम कहानी लिख रहा है या राम ने कहानी लिखी? बात एक ही हुई नहीं हुई? राम कहानी लिख रहा है, राम ने कहानी लिखी, बात एक ही है कि नहीं? चलिए दूसरी बात, जब ने पहचान, इसको छोड़ दीजिए, जब ने पहचान के रूप में नहीं उभर कर सामने आ रही तो परिभाषा जाओगे नहीं जाओगे? राम कहानी लिख रहा है तो कहानी कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो राम है क्या? कहानी लिखने वाला करता है ना। तो मैंने कहा जहां वाक्य में कर्ता का बोध, क्रिया का बोध होने लगे तो वहां क्या हो जाएगा? वहां जहां वाक्य में क्रिया करने वाले का बोध होने लगे तो वहां क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। राम कहानी लिख रहा है, कहानी कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। तो राम करता हुआ बेटा, और जहां कर्ता कारक लिख कर रहे हो वहां कर्ता का डायरेक्ट बोध होने लगे, कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक। कोई डाउट? आइए अगला, आइए भाई। राजेश खेल रहा है, राजेश खेल रहा है। तो खेलने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। कर्ता कौन है? राजेश है। राजेश खेलने का काम कर रहा है, ने उभर कर नहीं आ रहा है पहचान, मगर परिभाषा तो मिल रही है ना भाई? परिभाषा मिल रही नहीं मिल रही है? मैंने कहा राजेश खेल रहा है तो कर्ता खेलने का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता। यहां क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता राम। यहां क्रिया कौन कर रहा है? अंश, अंशा या अंश। कोई तकलीफ है? ये अंश है, कोई तकलीफ है? तीनों उदाहरण आपके समझ में आए? परिभाषा वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान ने कभी साथ में होगी, कभी साथ में नहीं होगी। अगला पॉइंट आ जाइए भाई। आइए, कर्म कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक। कर्म कारक देखिए, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, किस पर पड़ता हो बेटा? कर्म पर पड़ता हो, उसे क्या कहा जाएगा? कर्म कारक कहा जाएगा। इसका चिन्ह का, कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह क्या है? को है। शब्द के साथ कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। उदाहरण, राम ने श्याम को पीटा। कहोगे इमरान सर, अगर ये आ गया और ये आ गया और इसमें मान लीजिए दोनों उदाहरण हो गए, नंबर 1 कर्ता कारक और नंबर 2 कर्म कारक और नंबर 3 उपयुक्त दोनों, तो इमरान सर ने मैं इसको पढ़ाएंगे नहीं आप, तो मैं तो इस पे लगा देता और सही भी लगा देते आप, क्योंकि भाई कर्ता ने कर्म को, कर्ता भी पहचान के रूप में सामने आ, ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है। इसको अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लो बेटा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। क्या लिख लो? आज एक बात को कायदे समझ लो, जब एक वाक्य में एक से अधिक पहचान उभर कर सामने आए, जब एक वाक्य में एक से अधिक पहचान उभर कर सामने आए, तब पहचान वह होगी जो क्रिया से पहले होगी। जब परिभाषा बता रहा तो मैंने बताया ना, क्रिया से पहले ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य में, कायदे सुनिएगा, एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक पहचान उभर कर सामने आए तो पहचान वह मानी जाएगी जो क्रिया से पहले होगी। राम करता हुआ पीटना क्रिया हुई कि नहीं हुई? आया ना। अब क्रिया से पहले है क्या? को। यही पहचान है। यही क्या है? पहचान है। यह एक नॉर्मल शब्द है। यह एक नॉर्मल क्या है? शब्द है। इसका पहचान से कोई लेना देना नहीं है। यह आपको क्या कर रहा है? भ्रमित कर रहा है। राम ने श्याम को पीटा, को उभर कर सामने आ गया। अब पीटा किसको? श्याम को। क्रिया का फल किस पे पड़ा? श्याम पर पड़ा। और श्याम यहाँ किस रूप में है? कर्म के रूप में है। राम कर्ता के रूप में है, श्याम कर्म के रूप में है, और पीटना क्रिया के रूप में है। वाक्य में एक से अधिक क्रिया अगर उभर कर सामने आती है, एक से अधिक उभर कर कारक चिन्ह सामने आते हैं, तो कारक चिन्ह सदैव वह होगा जो क्रिया से पहले होगा। तो क्रिया से पहले क्या है? पीटना क्या है? क्रिया। और क्रिया से पहले क्या लगा है? को लगा है। इसीलिए को क्या माना जाएगा? पहचान मानी जाएगी। ने नॉर्मल शब्द है जो आपको भ्रमित करेगा और दोनों पे लगवाना चाहेगा। अब कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है?
मैंने कहा राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है या राजेश पुस्तक को पढ़ रहा है? बात देखिए कि नहीं, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, राजेश पुस्तक को पढ़ रहा है। तो राजेश पुस्तक पढ़ रहा, राजेश क्या हो बेटा? करता हुआ, पुस्तक यहाँ कर्म के रूप में, पढ़ना यहाँ क्रिया के रूप में, पढ़ना यहाँ क्रिया के रूप में। क्रिया किस पर निर्भर हो रही है? कर्म पर। राजेश पढ़ क्या रहा है? किताब पढ़ रहा है। पढ़ क्या रहा है? किताब की। राजेश को पढ़ ले रहा है, किताब को पढ़ रहा। जहां क्रिया कर्म पर निर्भर हो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कोई तकलीफ है? यहाँ पहचान न होने के बावजूद परिभाषा जब मैच कराएंगे तो अपने आप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पढ़ना क्या कर रहा है वो? किताब का पढ़ना कर रहा है वो। हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? क्लियर है? आगे बढ़िए। इसका कोई मतलब नहीं, तो पीडीएफ में ऐसे देख लीजिएगा। अगला पॉइंट आइए भाई, करल कारक। करल कारक की परिभाषा सुनिए, पीडीएफ की परिभाषा बाद में मिला लीजिएगा। वाक्य में से का प्रयोग हो और से का प्रयोग संसाधन या साधन या माध्यम के लिए किया जाए। वाक्य में करल कारक की पहचान क्या है? साधन अथवा माध्यम के द्वारा कार्य पूरा कराया जाए। साधन अथवा माध्यम के द्वारा कार्य पूरा कराया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? करल कारक कहा जाएगा। इसकी पहचान क्या है? से है। मगर से किसके लिए लगाई जाएगी? साधन अथवा माध्यम के लिए लगाई जाएगी। सीता ने गीता को डंडे से पीटा। कहोगे इमरान सर इसमें तो 3 पर कारक चिन्ह उभर कर सामने आए। इमरान सर ने एक बात बताई थी, जब किसी वाक्य में 1 से अधिक कारक चिन्ह उभर कर सामने आए, कारक चिन्ह क्या माना जाएगा? बेटा कमेंट करके तुरंत बताइए। मैंने कहा जब एक वाक्य में 1 से अधिक कारक चिन्ह उभर कर सामने आए तो कारक चिन्ह क्या होगा? किसे माना जाएगा? जो क्रिया से पहले लगा हो। तो क्रिया क्या है? सीता क्या है? कर्ता। गीता क्या है? कर्म सीता का। दंडा क्या है? साधन। कोई डाउट नहीं हो रहा है बेटा? और पीटना क्या है? क्रिया। इतना तोड़ के पढ़ा दे रहा हूं ताकि कहीं भी आपको कोई डाउट ना हो। मैंने कहा सीता क्या है? कर्ता। गीता क्या है? कर्म। दंडा क्या है? माध्यम अथवा साधन। पीटना क्या है? क्रिया। तो मैंने कहा जब एक वाक्य में 1 से अधिक कारक चिन्ह उभर कर सामने आए तो कारक चिन्ह वह माना जाएगा जो क्रिया से पहले लगा होगा। और क्रिया से पहले क्या लगा है बेटा? क्रिया से पहले क्या लगा है? से। तो से क्या हो गया? कारक चिन्ह। और दंडा क्या बन गया? माध्यम। तो परिभाषा क्या बताई है? जब वाक्य में से का प्रयोग किया जाए और जब वाक्य में से का प्रयोग किया जाए और कार्य किसी साधन अथवा माध्यम के द्वारा किया जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? करल कारक कहा जाएगा। साधन दंडा है कि नहीं है मारने का? कदम आंसर। मैंने कहा सीता ने गीता को गोली से मारा तो गोली माध्यम बन जाएगी। सीता ने गीता को चाकू घोंप के मार दिया तो चाकू साधन बन जाएगा। सीता ने गीता को तीर से मार दिया तो तीर साधन बन जाएगा। से लगा है कि नहीं लगा है? हाँ या ना? मैंने कहा राम लेखनी से लिखता है। राम लेखनी से लिखता है। एक बात बताइए बेटा, से उभर कर सामने आ गया। जब से उभर कर सामने आएगा तो आपके अंदर 2 डाउटें होंगी, या अपादान कारक है कि करल कारक है। अपादान में बिछड़ना पाया जाएगा से के साथ, और अपादान में कोई साधन अथवा माध्यम के द्वारा कार्य पूरा किया जाएगा। राम लेखनी से लिखता है तो राम कार्य करता हुआ लेखनी साधन हुई। हाँ या ना? लेखनी साधन हुई। से लगा है साधन के साथ तो करल कारक होगा नहीं होगा? हाँ या ना? से लगा है अगर साधन अथवा माध्यम के साथ तो से अगर साधन अथवा माध्यम साथ लगा है, कारक कौन सा होगा? करल कारक होगा। मैंने कहा राम ने रावण को वाणों से मारा। राम ने रावण को वाणों से मारा। मैं 5वीं बार बता रहा हूं, जब एक वाक्य में 1 से अधिक कारक चिन्ह उभर कर सामने आएंगे तो कारक चिन्ह वह होगा जो क्रिया से पहले लगा होगा। तो क्रिया कौन सी है? मारा। उससे पहले लगा क्या है बेटा? से। अगर इससे पहले से लगा है और मारना क्रिया है तो पहचान कारक ये हुई, और जब पहचान ये उभर कर सामने आ गई तब राम करता हुआ रावण कर्म हुआ।
वाण साधन हो गया। वाण क्या हो गया बेटा? साधन हो गया। और जो वाण साधन हो गया तो से का प्रयोग किया गया, कारक कौन सा हो गया? करण कारक। तुम दांतों से चबाकर खाते हो, तुम आंखों से देखते हो, तो आंख देखने का क्या बन गई? साधन बन गई। मैं कलम से लिखता हूं तो मेरा लिखना किससे है? कलम से उभर कर सामने आ रहा है, कलम साधन को माध्यम बन रही है, कारक कौन सा हो जाएगा? करण कारक। कोई तकलीफ है आपको? कोई डाउट नहीं होगा बेटा ना? बिल्कुल क्लियर हो रही हुई बातें? आगे आइए, अगला पॉइंट चौथे नंबर पे देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चौथे नंबर पे कारक आएगी। संप्रदान कारक को देखिए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक का चिन्ह को भी प्रयुक्त होता है, किंतु इसके अर्थ के लिए ही होता है। अर्थात मेरी बात समझिएगा, ये एक पीडीएफ की लैंग्वेज है, मेरी साधारण भाषा में समझिए। मैंने कहा संप्रदान कारक, तो मैंने कहा जब कोई कार्य स्वयं के लिए न करके किसी दूसरे के लिए किया जाए और पहचान के लिए हेतु वास्ते उभर कर सामने आ जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। परिभाषा समझ में आ गई? जब कोई कार्य किसी दूसरे के लिए किया जाए और पहचान के लिए हेतु वास्ते उभर कर सामने आ जाए तो वहां पहचान क्या होगी बेटा? वहां कारक कौन सा होगा बेटा? संप्रदान कारक होगा। आइए, भाई के लिए मिठाई लाओ के लिए किसकी पहचान है? देख लीजिए पीछे पलटकर, के लिए संप्रदान की पहचान है और किसी दूसरे के लिए कार्य किया जा रहा है। भाई के लिए मिठाई लाओ, मैंने कहा भाई के लिए मिठाई लाओ, तो कार्य दूसरे के लिए कराया नहीं कराया? हाँ या ना? भाई के लिए मिठाई लाओ के लिए उभर कर सामने आ जा रहा है, तो किसका उदाहरण होगा? पूछ लिया क्या कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक हुआ कि नहीं हुआ? बहन के लिए किताब लाओ के लिए उभर कर सामने आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? क्लियर हो रही बात? के लिए उभर कर सामने आ गया, और जहां के लिए उभर कर सामने आ जाए को के लिए हेतु वास्ते, ये पहचान किसकी है? संप्रदान कारक की है। और कोई कार्य किसी दूसरे के लिए, बहन के लिए मिठाई किताब लाओ, तो बहन के लिए किताब मंगवा रहा है ना, दूसरे के लिए कार्य कराया जा रहा है और पहचान के लिए उभर कर सामने आ जा रही है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। बच्चों को के लिए गेंद, ये गेंद लिखा है बेटा, बच्चों के लिए गेंद लाओ, तो बच्चों के लिए आ गया नहीं आ गया? जनता के लिए पुल या सड़क बनवाओ, जो आपने जनता के लिए पुल सड़क बनवाओ लिखा है, यही अगर पलट जाता मैं लिखता जनता के वास्ते पुल बनवाओ, तो जनता के वास्ते के लिए या वास्ते, जनता के वास्ते पुल बनवाओ। नेताजी आए तो उनसे मैंने कहा एक काम करिए, सारा वोट तुमको दूंगा, मैं जनता के वास्ते पुल नदी बनवा दो, ताकि भैंस की पूंछ पकड़ जो आधे ज्यादा बच्चे डूब गए नदी में, ये बचे रहें। तब वास्ते किसके वास्ते? जनता के वास्ते किसी कार्य दूसरे के लिए किया जा रहा है, और वास्ते संप्रदान की पहचान भी है। कोई डाउट? क्लियर हो रही बात ना भाई? मुझे आशा है कि आपको चीजें बहुत आसानी समझ में आ रही होंगी। अगर बेटा एक बार भी समझ में आए तो मेरे शब्दों को दोबारा सुन लीजिएगा। मेरा मानना है कि एक एक अक्षर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट आइए, अपादान कारक। इसमें भी से का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? से का। मगर किसके लिए? अलग होने के लिए, बिछड़ने के लिए, अलगाव के लिए। ठीक है भाई? जिसे संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु को अलग होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाएगा? अपादान कारक कहा जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से लगा है ना? यहां करण कारक क्यों नहीं जानते बेटा? क्योंकि यहां वृक्ष से या पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है नहीं हो रहा है, और से उभर कर सामने आ रहा है नहीं आ रहा है। जहां से का प्रयोग कोई अलग होने के लिए किया जाए वहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। सवार घोड़े से गिरता है, सवार या घुड़सवार, बात एक ही है, घुड़सवार या घोड़े से गिरता है। तो जब सवार घोड़े से गिरेगा बेटा तो वह अलग हो जाएगा, घोड़े से नहीं हो जाएगा। और से उभर कर सामने आ रहा है नहीं आ रहा है? जहां से उभर कर सामने आ जाए और एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ अलगाव पाया जाए, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आगे बढ़िए। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से उभर कर, मैंने कहा ना
अगर कारक आ जाए वाक्य में तो सबसे पहले पहचान को ढूंढना है। तो पहचान ढूंढ लिया से यह करण है कि अपादान है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी है, तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म से गई तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़ गई कि प्लेटफॉर्म को उखाड़ उखाड़ के लेकर चली गई? नहीं ना भाई, प्लेटफॉर्म अपनी जगह रह गया बेटा, रेलगाड़ी चली गई। जैसे ही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से गुजरी तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से अलग हो गई कि नहीं हो गई, और से उभर कर सामने आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हो रही बात? किताब मेज से गिरती है, जब किताब मेज से गिरेगी तो मेज से अलग हो जाएगी और से उभर कर सामने आ ही रहा है, तो अपादान कारक होगा नहीं होगा? आंख से आंसू गिरता है, हाथ से कलम गिरती है, उंगली से अंगूठी गिरती है, छत से पंखा गिरता है, तो सब अलग हो रहे हैं ना, और से उभर कर सामने आए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ बिछड़ना पाया जाए तो अपादान कारक हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं होगा? आगे आइए। किसी चीज को समझाने के लिए बहुत बड़ा विस्तार दे दीजिए, 5-7 घंटा वीडियो बना डालिए, किसी चीज को समझाने के लिए बहुत शॉर्ट की चीजें दे दीजिए, ये पढ़ाने की टेक्निक में निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। संबंध कारक, जहां किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, जहां किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे क्या कहा जाएगा? संबंधवाचक कारक कहा जाएगा। संबंधवाचक कारक कहा जाएगा, संबंध कारक कहा जाएगा। आ जाइए भाई, इसका उदाहरण देख लीजिए। संबंध मतलब ना किसी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के साथ, एक व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु के साथ, एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के साथ संबंध प्रकट होगा, वहां क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। इसकी पहचान क्या है? का, की, के, रानी, रे, नानी, ने। हाँ या ना? क्लियर है? यह राम की गाय है, क्यों भरकर सामने आ गया? गाय किसकी है? राम की। तो राम का संबंध गाय के साथ गया कि नहीं गया? यह राम की गाय है, क्यों भरकर सामने आ रही है, राम का संबंध गाय के साथ गया कि नहीं गया? हाँ या ना? बोलो भाई। यह मेरा घर है, तो मेरा संबंध घर के साथ गया कि नहीं गया? सौम्या की घड़ी खो गई। कहोगे इमरान सर ये परमानेंट क्वेश्चन आया बेटा। कहोगे इमरान सर सौम्या की घड़ी खो गई, ये तो अपादान कारक है। सौम्या की घड़ी खो गई तो सौम्या की घड़ी अलग हो गई, तो ये तो अपादान कारक है इमरान सर, ये आपको गलत लिख दिए पीडीएफ में। नहीं बेटा, सौम्या की लगा है ना, जहां की का क्या होता है वहां एक वस्तु पर किसी दूसरे वस्तु के साथ संबंध होता है, से होता है तो बिछड़ना होता है। और पहचान किसकी है? की है। तो सौम्या का संबंध यहाँ घड़ी से दिखाया जा रहा है, खोने से, अलग होने से नहीं दिखाया जा रहा है। यही पढ़ जाता क्वेश्चन, राम से घड़ी खो गई, सौम्या से घड़ी खो गई, की संबंध से अपादान, केवल यहां से लगा होता तो यह अपादान कारक का पहचान, अपादान कारक का उदाहरण होता। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, तो मेरा संबंध किससे है? पुस्तक से। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मेरा संबंध किससे है? पुस्तक से। अगला पंक्ति, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक को समझिए भाई। मैंने कहा अधिकरण कारक, जहां किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु पर अधिकरण हो, कब्जा हो, जहां किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु पर कब्जा हो, जैसे मेरे हाथ पर इस पेन का कब्जा है, अधिकरण है। जहां इसका कब्जा यहां तक जितनी दूर है, इतना दूर इस कलम का मेरे हाथ पर अधिकार है कि नहीं है, तभी अधिकरण कारक होगा। मेज पर पुस्तक रखी है, मैं भीतर पर पहचान है ना भाई, मैं भीतर पर अधिकरण कारक की पहचान है ना। और मैंने कहा सबसे पहले क्या ढूंढना है बेटा? पहचान ढूंढनी है। मैंने कहा मेज पर पुस्तक रखी है, तो पर जितनी दूर मेज पर पुस्तक रखी है उतनी दूर मेज पर पुस्तक ने कब्जा कर रखा है नहीं कर रखा? हाँ या ना? पर लगा है, और जितनी दूर मेज पर पुस्तक रखी है उतनी दूर मेज पर पुस्तक का अधिकार है कि नहीं है? अधिकरण है, कब्जा है कि नहीं है? और जितनी दूर कब्जा है वही अधिकरण कारक है। मैं 3 मिनट में आऊंगा, मैं भी लगा ना, मैं भीतर पर, मैं 3 मिनट में आऊंगा, तो मैं किस पर निर्भर हूं? मैं किस पर अधिकार करता हूं? उस 3 मिनट पर अधिकार करता हूं। मैंने कहा मैं 3 मिनट में आऊंगा, मैं किस पर अधिकारित हूं?
3 मिनट पर। मेरा कब्जा अधिकार किस पर है? 3 मिनट पर है। मैंने कहा पेड़ पर पत्ते लगे हैं, पर लगा है ना भाई, जहां पेड़ पर पत्ता लगा है वहां पेड़ पर पत्ते ने कब्जा कर रखा है, नहीं कर रखा है, और यही पलट जाता, यहाँ से लग जाता है। पेड़ पर फल लगा है, पेड़ पर पत्ता लगा है, अगर पेड़ से पत्ता गिरता है, फल गिरता है तो अपदान होता, और पेड़ पर फल लगा है, पत्ता लगा है, तब अधिकरण कारक है, क्योंकि पेड़ पर उसने कब्जा कर रखा है। यहां यही चीज लिखी, कोई डाउट नहीं। आंख में आंसू लगे हैं, अधिकरण कारक। आंख से आंसू गिरते हैं, अपदान कारक। हाथ पर कलम रखी है, अधिकरण कारक। हाथ से कलम गिरती है, अपदान कारक। उंगली में अंगूठी पहनी है, अधिकरण कारक। उंगली से अंगूठी गिरती है, अपदान कारक। कोई डाउट? अब इतना विस्तार दे दिया गया, अब तो कोई डाउट नहीं होगा भाई। अगला पॉइंट आ जाइए। जितना मेहनत से आप पढ़ेंगे, जितना रुचिशीलता से आप पढ़ेंगे, जितना गतिशीलता से पढ़ेंगे, जितना आप कॉन्संट्रेट होकर पढ़ेंगे, आपको फिर पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मगर उसके लिए आपको बहुत मजबूती से पढ़ना होगा। आइए, संबोधन कारक। संबोधन का मतलब क्या होता है? किसी को पुकारना था बुलाना ना भाई, संबोधित करना ना, किसी को पुकारना था बुलाना ही संबोधन कारक होता है। विपिन इधर आओ, विपिन इधर आओ, तो विपिन को हमने संबोधित किया कि नहीं किया? मैंने कहा विपिन इधर आओ, तो विपिन को मैंने संबोधित किया, बुलाया कि नहीं बुलाया? और जहां मैंने विपिन को बुलाया, संबोधित किया, वहां क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। हे प्रभु हम पर कृपा करो, हे प्रभु कोरोना काल पर हम पर कृपा करो। एक बात आइए, हे प्रभु जैसे मैंने कहा, तो हे प्रभु, हमने प्रभु को बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया ना भाई, पुकारा ना, तो संबोधित किया, प्रभु को नहीं किया। जहां किया वहां कौन सा संबोधन कारक हो जाएगा? हे राम, तो मैंने राम को बुलाया नहीं बुलाया? हे अजी सुनो, हे, ये सब कारक कौन से हो जाएंगे? संबोधन कारक हो जाएंगे। अजी सुनो, अजी सुनो, तो अजी संबोधित कर रहे हैं ना भाई कि नहीं कर रहे हैं? हाँ या ना? 8 कारक आपके हुए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए हेतु वास्ते अपदान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के रानी ने नानी ने, संबोधन, हे अजी सुनो, अधिकरण में भीतर पर 8 कारक आपके कंप्लीट होते हैं। 8 उदाहरण दिए गए हैं, परिभाषा परिभाषित कर दी गई है। आशा है आपको सब समझ में आ रहा होगा। ईमानदारी से पढ़ते रहो, आगे चल के इन्हीं सब की प्रैक्टिस सीट होगी। क्या होगी? इन्हीं की प्रैक्टिस सीट होगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग आगे जैसे मेढक की तरफ कूदते रहते हैं, सर वेट करिए। जैसे कोविड-19 में आप हैं, तो वैसे कोविड-19 में हम सब भी हैं। प्रयागराज के अंदर मेरा मानना है कि 99.9% कोचिंगें ऑनलाइन बंद कर चुकी हैं, ऑफलाइन तो ऑलरेडी बंद ही चल रहा है। उनके छात्रों को भविष्य कहाँ जाकर रुकेगा, वो ईश्वर के भरोसे हैं। मैं भी बहुत कस्म रह के, बहुत सारे दर्द को झेल कर यहाँ तक आता हूँ बेटा, ताकि आपको पढ़ा सकूं। मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे, उसके साथ जो बच्चा जुड़ता है उसका भी भविष्य उज्जवल रहे, उसके मित्र का भविष्य उज्जवल रहे। गरीब बच्चा जो बहुत बड़े पैमाने पैसा देकर नहीं पढ़ पाता है, छोटा पैसा देकर पढ़ना चाहता है, उसका भी बहुत भविष्य उज्जवल रहे। आशा है कारक समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा हम आपसे रखते हैं। निराशावान मत रहिए, निराशित व्यक्तियों के साथ भी मत रहिए, पॉजिटिव विचारधारा रखिए। बहरहाल आज के दौर में पॉजिटिव शब्द ही से नफरत हो गई है, जैसे नेगेटिव शब्द से लोग बड़े खुश हैं। तो मगर तब भी कोरोना काल में आप अपने घर में महफूज रहिए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, साफ सुथरा रखिए अपने अगल बगल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।